एक तरफ केंद्र सरकार सिंधु की पश्चिमी नदियों का पानी थार तक जल्द पहुंचाने के प्रयास में जुटी है, दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने राजस्थान में लुप्त पौराणिक नदी सरस्वती का बहाव मार्ग खोजने का दावा किया है। सरस्वती नदी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में मिलता है, भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन नदी मानी जाती है। यह नदी कभी हिमालय से निकलकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के रास्ते कच्छ की खाड़ी में अरब सागर तक बहती थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि सिंधु, झेलम, चिनाब जैसी नदियों का पानी सरस्वती के पुराने बहाव क्षेत्र राजस्थान के दूर तक के क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है। बिट्स मिश्रा, रांची के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अनूपगढ़ से जैसलमेर तक सरस्वती नदी के मार्ग और उसके पेलियो चैनल, निष्क्रिय नदी का बहाव मार्ग, को अब तक की सबसे उन्नत तकनीक से ढूंढा है। इसके लिए 70 लाख वर्ग किमी क्षेत्र का अध्ययन किया गया, उपग्रहों से 614 तस्वीरें और डाटा से विश्लेषण किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने राजस्थान के डीग जिले के बहाज गांव में 4500 साल पुरानी सभ्यता के साक्ष्य खोजे हैं। 10 जनवरी 2024 को शुरू हुई खुदाई में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं, जिनमें 23 मीटर गहरा पैलियो चैनल भी शामिल है, जिसे पुरातत्वविद पौराणिक सरस्वती नदी से जोड़ रहे हैं, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इस प्राचीन नदी प्रणाली ने संभवतः प्रारंभिक मानव बस्तियों को सहारा दिया और बहाज को वृहद सरस्वती बेसिन संस्कृति से जोड़ा। उत्खनन में 800 से अधिक कलाकृतियां मिली हैं, जिनमें मिट्टी के बर्तन, ब्राह्मी लिपि की प्राचीनतम मोहरें, तांबे के सिक्के, यज्ञ कुंड, मौर्य काल की मूर्तियां, भगवान शिव और पार्वती की मूर्तियां और हड्डियों से बने औजार शामिल हैं। उत्खनन में 5 अलग अलग कालखंडों के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें हड़प्पा काल के बाद का काल, महाभारत काल, मौर्य काल, कुषाण काल और गुप्त काल शामिल हैं। ASI साइट सुपरवाइजर पवन सारस्वत ने बताया कि खुदाई में एक प्राचीन नदी चैनल या पैलियो चैनल मिला है, जो संभवतः ऋग्वेद की सरस्वती नदी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह जल प्रणाली संभवतः प्रारंभिक मानव बस्तियों का समर्थन करती थी, जो सरस्वती घाटी को मथुरा और ब्रज क्षेत्रों से जोड़ती थी। राजस्थान ASI प्रमुख विनय गुप्ता ने कहा कि यह उत्खनन न केवल राजस्थान बल्कि समूचे उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में एक नई दिशा प्रदान करता है। VS राठौड़ ने बताया कि सरस्वती का क्षेत्र बड़ी मात्रा में रेत से ढका है। उसे पहचानने के लिए 3 उपग्रहों से मिली उच्च स्तरीय तस्वीरों और सिंथेटिक अपर्चर रेडार SAR के डाटा की मदद ली। यह रेडार जमीन में कई मीटर भीतर तक विश्लेषण करती है। यूरोपीय रेडार उपग्रह सेंटिनल A के सहित अन्य उपग्रहों से मिली उच्च स्तरीय तस्वीरों, मल्टी स्पेक्ट्रल डाटा और डिजिटल एलिवेशन मॉडल का भी उपयोग किया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी व अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के उपग्रहों द्वारा गई 614 तस्वीरों का विश्लेषण किया गया। इनमें सरस्वती और सहायक धाराओं के बहाव मार्ग साफ नजर आए। पहली मुख्य धारा अनूपगढ़ के निकट घग्घर नदी से उत्पन्न बेरियावाली, बहला, तनोट व जैसलमेर होते हुए अरब सागर में गिरती थी। दूसरी मुख्य धारा जैसलमेर जिले में बहला व सत्तो के पास पहली धारा से मिलती थी। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में सरस्वती से कई सहायक धाराएं भी बनती नजर आईं, जो मोहनगढ़ में सरस्वती में मिलती थी। मोहनगढ़ में पिछले साल खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में पानी फूट पड़ा था। कुछ धाराएं बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू में थी। यह सूरतगढ़ के पास सरस्वती में मिलती थी। हड़प्पाकालीन सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे फली फूली। हड़प्पा सभ्यता उत्तर पश्चिमी भारत, पाकिस्तान और उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में फैली हुई थी। हनुमानगढ़ का कालीबंगा हड़प्पाकालीन सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र है।
सूरतगढ़ के रंगमहल से भी सैंधवकालीन कई अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। अनूपगढ़ में भी पुरातात्विक स्थल इन्हीं सभ्यताओं से क्रमिक रूप से जुड़कर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं। भूमिगत जल भी महत्वपूर्ण प्रमाण थार मरुस्थल के नीचे पाए जाने वाले भूजल में मीठे खारे पानी की विविधता वैज्ञानिकों के लिए अहम संकेत है। मोहनगढ़ से जैसलमेर के बीच फैली लाठी सीरीज जल पट्टी इस बात की ओर इशारा करती है कि यहाँ सरस्वती की कोई धारा कभी प्रवाहित हुई होगी। ऋग्वेद में उल्लेख थार के नीचे जल का रहस्य सरस्वती नदी का वर्णन हमारे पौराणिक और विश्व के पहले लिखित ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त के एक मंत्र 10:75 में सरस्वती नदी को यमुना के पश्चिम और सतलुज के पूर्व में बहना बताया गया है। वहीं उत्तर वैदिक ग्रंथों जैसे तांडय और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखना बताया गया है। इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद की रचना आर्यों के ऋषियों ने सरस्वती नदी के मुहाने पर आगे बढ़ते हुए की थी। ऐसे में आर्य और सरस्वती नदी का महत्वपूर्ण संबंध है। श्री गंगानगर के चक 86 जीबी और तरखानवाला डेरा जैसे स्थलों से मिले आर्यकालीन अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं। इस बाबत 30 अप्रैल 2025 को राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों ने जयपुर में वैज्ञानिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें सरस्वती नदी के पुनर्जनन की योजना पर चर्चा हुई। इस बैठक में राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच और रिमोट सेंसिंग विभाग के प्रमुख महावीर पूनिया शामिल थे। इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि इसरो और डेनमार्क के विशेषज्ञों की मदद से सरस्वती नदी के प्राचीन पेलियो चैनल को मैप किया जाएगा। डेनमार्क ने पहले ही राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में जल संसाधन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें सरस्वती के पेलियो चैनलों के वैज्ञानिक पुनर्जनन के लिए समर्थन देने का वादा किया गया है। बता दें कि सरस्वती नदी की खोज की परिकल्पना सबसे पहले अंग्रेज इंजीनियर C.F. ओल्डहैम ने 1893 में की थी। ओल्डहैम को यह विचार तब आया था जब वे हनुमानगढ़ के पास बरसाती नदी घग्घर से गुजर रहे थे। सरस्वती नदी की खोज संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR के मुताबिक GIS डाटाबेस का उपयोग करते हुए एक ऐसा नक्शा तैयार किए जाने की बात कही गई है जो सरस्वती नदी के जीवाश्म नेटवर्क को प्रदर्शित करेगा। इससे जुड़ी एजेंसियां कुनोका एवं अन्य प्रकार की खुदाई का कार्य करेंगी और विभिन्न मापदंडों के आधार पर हाइड्रोलॉजिक डाटा तैयार किया जाएगा। वहीं इसके पूर्व माना जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसीलिए उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। गंगा व यमुना दृश्यमान हैं, जबकि सरस्वती नदी का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। कुछ लोग बताते हैं कि किले के पास या उससे आगे एक पतली धारा है जो सरस्वती है। हालांकि अभी इस पर कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या कभी सरस्वती नदी का अस्तित्व था? दूसरा था तो क्या है इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? तीसरा, यदि सरस्वती नदी थी तो वह क्यों लुप्त हो गई? क्या सरस्वती नदी कभी गंगा से मिली? यदि सरस्वती नदी थी तो क्या था उसका इतिहास? यह सवाल इसलिए आज प्रासंगिक है क्योंकि प्रयागराज को हिंदू तीर्थ स्थल माना गया है। अधिकतर इतिहासकार भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु नदी की घाटी की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता से मानते थे। माना जाता है कि यह सिंधु घाटी की सभ्यता से भी कई हजार वर्ष पुरानी है। वर्ष 2021 में नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद NGRI के वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गंगा यमुना के बीच 250 मीटर नीचे 45 किलोमीटर लंबी नदी मिली है। यह नदी 4 किलोमीटर की चौड़ाई में है। नदी की धारा मिलने पर उस पौराणिक मान्यता को बल मिलता है जिसमें कहा जा रहा है प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। सरस्वती नदी यहीं पर विलुप्त हो गई है। वर्ष 2018 में वैज्ञानिकों की टीम ने प्रयागराज से कौशाम्बी होते हुए कानपुर तक सरस्वती नदी की खोज शुरू की थी। इसके लिए NGRI की टीम ने जगह जगह बोरिंग की।
प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक दर्जन भर से अधिक स्थानों पर गहरी बोरिंग की गई। बोरिंग से निकली मिट्टी और पानी का अलग अलग स्तर पर सैंपल लेकर हैदराबाद में जांच हुई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे भी किया गया। जांच में पानी में मिले तत्व, मिट्टी की परतें, मिट्टी के मौजूद खनिज, उनकी उम्र आदि की जांच की गई। करीब 3 वर्ष तक जांच प्रक्रिया चली। जांच के बाद जब NGRI ने रिपोर्ट प्रकाशित किया तो रिपोर्ट में वैज्ञानिक सुभाष चंद्र, वीरेंद्र एम तिवारी, सौरभ के वर्मा आदि की टीम ने बताया कि गंगा और यमुना के बीच दोआब में 250 मीटर नीचे सदियों पुरानी एक नदी की धारा मिली है। उसके बहाव को देखते हुए नदी कहा गया है। जमीन के नीचे पानी का भंडार अलग अलग स्तरों पर है, लेकिन यह उससे अलग है। नदी की धारा प्रयागराज से कौशाम्बी तक 45 किलोमीटर में है। इसकी चौड़ाई 4 से 6 किलोमीटर है। इसमें पानी की गहराई कहीं 15 तो कहीं 30 मीटर तक है। ऐसे में इस नदी के मिलने से सरस्वती के अस्तित्व को बल मिला है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे सरस्वती नदी तो नहीं कहा, लेकिन बताया कि यह सदियों पुरानी है। भारतवर्ष की प्राचीन नदियों में से प्रमुख नदी सरस्वती थी, यद्यपि वर्तमान समय में सरस्वती नदी लुप्तावस्था में है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि का आरंभ सरस्वती नदी तट पर किया था। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती के नाम पर ही इस नदी का नामकरण हुआ था। ऋग्वेद भी इसी नदी के तट पर रचा गया है। वैदिक संदर्भों के अनुसार सरस्वती हिमालय से निकलकर राजस्थान के समुद्र में मिलती थी। धर्म और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सरस्वती का अस्तित्व था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है और इसकी महत्ता को दर्शाया गया है। संस्कृत की कई पुस्तकों में भी इसका उल्लेख है। सरस्वती को भी सिंधु नदी के समान दर्जा प्राप्त है। ऋग्वेद की ऋचाओं में कहा गया है कि यह एक ऐसी नदी है जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया। इसे भाषा, ज्ञान, कलाओं और विज्ञान की देवी भी माना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन आया है। महाभारत में सरस्वती नदी के प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि कई नाम हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। तांडय और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है और कहा गया है कि यह गायब हो गई नदी है। जिस स्थान पर यह नदी गायब हुई, उस स्थान को विनाशना अथवा उपमजना का नाम दिया गया। इस बात का भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और लड़ाई के बाद पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था, यानी तब इस नदी से यात्राएं भी की जा सकती थी। एक फ्रेंच प्रोटोहिस्टोरियन माइकल डैनिनो ने नदी की उत्पत्ति और इसके लुप्त होने के संभावित कारणों की खोज की है। वे कहते हैं कि ऋग्वेद के मंडल 7वें के अनुसार एक समय पर सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध द लॉस्ट रिवर में डैनिनो कहते हैं कि उन्हें बरसाती नदी घग्घर नदी का पता चला। कई स्थानों पर यह एक बहुत छोटी सी धारा है, लेकिन जब मानसून का मौसम आता है तो इसके किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते हैं। इसके बारे में माना जाता है कि यह कभी एक बहुत बड़ी नदी रही होगी। यह भारत तिब्बत की पहाड़ी सीमा से निकली है। उन्होंने बहुत से स्रोतों से जानकारी हासिल की और नदी के मूल मार्ग का पता लगाया। ऋग्वेद में भौगोलिक क्रम के अनुसार यह नदी यमुना और सतलुज के बीच रही है और यह पूर्व से पश्चिम की तरह बहती रही है। नदी का तल पूर्व हड़प्पा कालीन था और यह 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। अन्य बहुत से बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन हुए और 2000 वर्ष पहले होने वाले इन परिवर्तनों के चलते उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी गायब हो गई और यह नदी सरस्वती थी।
डैनिनो का मानना है कि करीब 5000 वर्ष पहले सरस्वती के बहाव से यमुना और सतलुज का पानी मिलता था। यह हिमालय ग्लेशियर से बहने वाली नदियां हैं। इसके जिस अनुमानित मार्ग का पता लगाया गया है, उसके अनुसार सरस्वती का पथ पश्चिम गढ़वाल के बंदरपंच गिरी पिंड से संभवतः निकला होगा। यमुना भी इसके साथ साथ बहा करती थी। कुछ दूर तक दोनों नदियां आसपास बहती थीं और बाद में मिल गई होंगी। यहां से यह वैदिक सरस्वती के नाम से दक्षिण की ओर आगे बढ़ी और जब यह नदी पंजाब और हरियाणा से निकली तब बरसाती नदियों, नालों और घग्घर इस नदी में मिल गई होंगी। पटियाला से करीब 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में सतलुज एक उपधारा के तौर पर सरस्वती में मिली। घग्घर के तौर पर आगे बढ़ती हुई यह राजस्थान और बहावलपुर में हाकरा के तौर आगे बढ़ी और सिंध प्रांत के नारा में होते हुए कच्छ के रण में विलीन हो गई। इस क्षेत्र में यह सिंधु नदी के समानांतर बहती थी। इस क्षेत्र में नदी के होने के कुछ और प्रमाण हैं। वही वैज्ञानिकों के अनुसार थार के रेगिस्तान में पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ स्थानों पर ताजे पानी के स्रोत मिले हैं। जैसलमेर जिले में जहां बहुत कम बरसात होती है, वहां 50 से 60 मीटर पर भूजल मौजूद है। इस इलाके में कुएं साल भर नहीं सूखते हैं। इस पानी के नमूनों में ट्राइटियम की मात्रा नगण्य है, जिसका मतलब है कि यहां आधुनिक तरीके से रिचार्ज नहीं किया गया है। स्वतंत्र तौर पर आइसोटोप विश्लेषण से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि रेत के टीलों के नीचे ताजा पानी जमा है और रेडियो कार्बन डाटा इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ कुछ 1000 वर्ष पुराना भूजल मौजूद है। आश्चर्य की बात नहीं है कि ताजे पानी के ये भंडार सूखी तल वाली सरस्वती के ऊपर हो सकते हैं। एक अमेरिकन उपग्रह ने भूमि के अंदर दबी इस नदी के चित्र खींचकर पृथ्वी पर भेजे। अहमदाबाद के रिसर्च सेंटर ने उन चित्रों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि शिमला के निकट शिवालिक पहाड़ों से कच्छ की खाड़ी तक भूमि के अंदर सूखी किसी नदी का तल है, जिसकी चौड़ाई कहीं कहीं 6 मीटर है। किसी समय सतलुज और यमुना नदी इसी नदी में मिलती थी। सैटेलाइट द्वारा भेजे गए चित्रों से पूर्व भी बहुत भूगर्भ खोजकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान के एक अधिकारी एन गोडबोले ने इस नदी के क्षेत्र में विविध कुओं के जल का रासायनिक परीक्षण करने पर पाया था कि सभी के जल में रसायन एक जैसा ही है, जबकि इस नदी के क्षेत्र के कुओं से कुछ फलांग दूर स्थित कुओं के जलों का रासायनिक विश्लेषण दूसरे प्रकार का निकला। केंद्रीय जल बोर्ड के वैज्ञानिकों को हरियाणा और पंजाब के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर जिले में सरस्वती नदी की मौजूदगी के ठोस प्रमाण मिले हैं। अगर सतलुज और यमुना के प्रवाह में आप सरस्वती का भी प्रवाह जोड़ देंगे तो आपको इसका अंदाजा होगा कि इस नदी की क्या ताकत रही होगी। यह कारोबार और व्यापार का सबसे अच्छा रास्ता रहा होगा और इसके उर्वरक डेल्टा, नदी से बने तिकोने उपजाऊ क्षेत्र और बेसिन, नदी के आसपास की भूमि के आसपास रिहायशी बस्तियां भी रही होंगी। लेकिन प्राचीन समय में भौगोलिक परिवर्तनों के कारण उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। ये परिवर्तन इतने शक्तिशाली थे कि सरस्वती और इसकी उपधाराओं के पुराने रास्ते ही बदल गए। इसका परिणाम यह हुआ कि सतलुज ने रास्ता बदला और यह पश्चिम में सिंधु नदी से जा मिली और यमुना नदी पूर्व की ओर गंगा के पास आ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की संरचना आंतरिकी में हुए बदलाव के चलते सरस्वती भूमिगत हो गई और यह बात नदी के प्रवाह को लेकर आम धारणा के काफी करीब है। सरस्वती सिंधु के इलाके में बड़े पैमाने पर ग्राउंड फॉल्ट्स, जमीन पर पृथ्वी के निर्माण में होने वाले अवरोधों को सैटेलाइट तस्वीरों से भी जाना जा सकता है। यह परिवर्तन सरस्वती सिंधु के क्षेत्रों में हुआ और इस कारण से सरस्वती का पानी नीचे चला गया और सरस्वती भूमिगत होकर गायब हो गई। श्रीमद्भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि श्री कृष्ण जी के भाई बलराम के कारण यमुना ने अपना रास्ता बदल दिया था, जो कि उस समय सरस्वती की एक प्रमुख उपधारा थी। पर भूकंपों जैसे बड़े भौगोलिक परिवर्तनों के चलते नदी की दोनों ही बड़ी धाराएं समाप्त हो गईं। इसका एक परिवर्तन यह भी हुआ कि राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका बंजर हो गया।
अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे पर इस नदी के रास्ते का निर्धारण करना चाहें, तो आप समझ सकते हैं कि यह सिंधु नदी के रास्ते पर करीब रही होगी। पुरातत्वविदों का कहना है कि तब भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पुरानी सभ्यता थी, उसे केवल सिंधु घाटी की सभ्यता कहना उचित न होगा, क्योंकि यह सिंधु और सरस्वती दोनों के किनारों पर पनपी थी। सरस्वती नदी कभी गंगा नदी से मिली या नहीं मिली, यह शोध का विषय अब भी बना हुआ है। वैदिक काल में एक और नदी दृशद्वती का वर्णन भी आता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यह भी हरियाणा से होकर बहती थी। कालांतर में जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई। एक और जहां सरस्वती लुप्त हो गई, वहीं दृशद्वती के बहाव की दिशा बदल गई। इस दृशद्वती को ही आज यमुना कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। माना जाता है कि भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना दृशद्वती में गिर गया। इसलिए यमुना में यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसीलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया। वही महाभारत शल्य पर्व में सरस्वती नामक 7 नदियों का उल्लेख किया गया है। एक सरस्वती नदी यमुना के साथ बहती हुई गंगा से मिल जाती थी। ब्रजमंडल की अनुश्रुति के अनुसार एक सरस्वती नदी प्राचीन हरियाणा राज्य से ब्रज में आती थी। मथुरा के निकट अंबिका वन में बहकर गोकर्णेश्वर महादेव के समीपवर्ती उस स्थल पर यमुना नदी में मिलती थी, जिसे सरस्वती संगम घाट कहा जाता है। सरस्वती नदी और उसके समीप के अंबिका वन का उल्लेख पुराणों में हुआ है। उस सरस्वती नदी की प्राचीन धारा भी अब नियमित रूप से प्रवाहित नहीं होती है। उसके स्थान पर सरस्वती नामक एक बरसाती नाला है, जो अंबिका वन के वर्तमान स्थल महाविद्या के जंगल में बहकर जाता हुआ यमुना से मिलता है। साथ ही सरस्वती कुंड भी है। यह नाला, मंदिर, कुंड और घाट उस प्राचीन नदी की धारा की विद्यमान के प्रमाण हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर मेरी आपसे मुलाकात एक नई जानकारी के साथ हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप बी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।